अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं नया दौर लाइफस्टाइल। एक ऐसी आवाज जिसका डंका मौसीकी और सियासत दोनों की दुनिया में बजता है। मेरी मुराद जवाद अहमद साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके जवाद साहब? ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत। अच्छा, पहले तो अपने लाइफस्टाइल के हवाले से बताएं। ये बताएं, आपका लाइफस्टाइल जो है वो एक ठाट बाट वाला है या फिर आम इंसान की तरह जो है आप जिंदगी गुजारना पसंद कर रहे हैं या गुजार रहे हैं? ठाट बाट वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। आम इंसान का मतलब चूंकि मैं शोबिज में था। अच्छा। तो एक होता है कि सलवार कमीज में बस निकल गए और या बिल्कुल ही आम कपड़े पहन के निकल गए। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो यही करता था। उसके बाद शोबिज में आके थोड़ा सा कोट पहन लिया ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना होता था, इससे ज्यादा नहीं। नहीं, कभी कोई शूज आपके किसी पॉलिश ना हुए हो तो आप जो है बड़ा उस पे पैनिक हो गए हो, मेरे आज शूज पॉलिश नहीं हुए? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं। ये टाई अच्छी ना हो? नहीं, मैं तो टाई तो लगाई बहुत कम है, कोट अच्छा। पहन लेता था बस कमीज के ऊपर। लेकिन जो शूज की आप बात कर रही है ना, वो मैं कई दफा अगर गंदे लग रहे हैं ना तो उसी के ऊपर गीला कपड़ा मार के खुद ही तो दोबारा पहन लिया। मतलब नहीं, तो आप एक स्टार हैं तो नखरे तो होंगे आपके, तो सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं आपने अपनी हिफाजत के लिए? बिल्कुल कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ। बल्कि जिसने मेरा जो कुछ करना होता है वो मैं उसके लिए बड़ा नहीं, आजकल तो वैसे भी सियासत में आपकी आवाज का डंका बज रहा है, तो कोई कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई? कहते हैं लोग कि यार आप गार्ड रखें, आप साथ ड्राइवर रखें, लेकिन मैं नहीं करता इस तरह। मैं खुद ही गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ और फिर वो जो होना है वो देखा जाएगा जब अगर कोई ऐसी चीज होती है। वैसे मुझे लगता है कि लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा बुरा भला कहते हैं कई दफा, क्योंकि वो इमरान खान की मोहब्बत में कहते हैं कि मैं इमरान खान को क्रिटिसाइज बहुत करता हूँ। लेकिन वैसे लोग प्यार करते हैं। मैं जब भी कहीं निकलूँ ना, मुझे सोशल मीडिया पे जो मुझे कह रहे होते हैं काफी सारे लोग, मैं सोचता हूँ यार बाहर निकलूंगा तो पता नहीं क्या होगा। मैं किसी शादी पे चला जाऊँ, किसी तकरीब में चला जाऊँ, किसी कॉन्फ्रेंस में चला जाऊँ, सड़क पे जा रहा हूँ, बाजार में, सब लोग प्यार करते हैं। तो ये मुझे अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं तासुर कि लोग मुझे पसंद नहीं करते या मुझे प्यार नहीं करते। सब प्यार करते हैं अभी भी। अच्छा, ट्विटर पे कोई आपने कभी कोई ट्वीट की हो और ऐसा कमेंट आया हो जिसको देख के आपको बड़ी हंसी आई, यार ये क्या जवाब दे दिया? ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये गाने बजाने वाले लोग हैं, सियासत में कैसे आ गए। अच्छा। बार बार कहते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको और तो कोई चीज मिलती नहीं है मेरे खिलाफ। ना तो मैं जिस तरह वो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी को एक तरह से लहदा कर देते हैं कि जी वो तो है ही करप्ट, वो तो चोर हैं, वो डाकू हैं, जो भी इमरान खान ने एक नैरेटिव बना दिया है। और बड़ा गलत किया इमरान खान ने, क्योंकि इससे हुआ ये कि आप बजाय सबूत दें किसी चीज के, आप बस मीडिया ट्रायल करके किसी को चोर डाकू साबित कर दें। हम तो अमीर गरीब की बात करते हैं। हम कहते हैं अमीर और गरीब की सियासत होनी चाहिए। अमीर चाहे कानूनी तरीके से बना या गैर कानूनी तरीके से बना, लेकिन वो अमीर तो है ना, तो वो पॉलिसीज जो बनती हैं उसके लिए बनती हैं इस मुल्क में, गरीब के लिए नहीं बनती। हमारी सियासत। अच्छा, सियासत में आने से पहले आपका मौसीकी में जो कंपटीशन था म्यूजिक में, वो इब्रारुल हक के साथ था, क्या वो अभी भी है? नहीं, मेरा बिल्कुल कंपटीशन नहीं था अबरार के साथ। होता ये था कि अबरार की जो फिलॉसफी थी ना, जो फलसफा था उसका, वो वही था जो इस मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिस्ट का होता है, जो पैसा वैसा बनाना चाहते हैं, जो जिंदगी में अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और साथ साथ उन्होंने वो काम करते हैं जो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता करें। नहीं, एक चीज तो आप दोनों की म्यूजिक में कॉमन थी, वो भी बंगड़ा थे और आप भी बंगड़ा। अभी आपने मुझसे सवाल जो किया मैं उसका आपको बता लूंगा। हमारा म्यूजिक मसला था ही नहीं। म्यूजिक में तो उसके बाद आतिफ असलम आया, राहत अली खान आया, अली जफर आया, वो अबरार से और मेरे से बहुत बड़े स्टार बन गए। तो मेरा उनके साथ तो मसला नहीं ना हुआ। मसला था ही नहीं म्यूजिक का। मसला ये था कि हमारी बहस हो जाती थी, हमारी ठीक ठाक जहाँ में बैठते थे। क्योंकि ये तो बहस किस बात पे होती थी? मैं वही तो बता रहा था कि उसका फलसफा ये था जो इस मुल्क में आम लोगों का है कि जी आप थोड़ा मजहब का भी टच डाल दें और थोड़ा सा जो है वो अखलाकियात की बातें शुरू कर दें, साथ वही करी जाएं जो एक्चुअली इन दोनों से इसका कोई ताल्लुक ना हो, और दोगलापन आपने अंदर डाला हो, और साथ आप क्या कर रहे हो कि आप पैसा बना रहे हो, अय्याशी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ, और साथ साथ ये चला रहे हो। तो मुझे लगता है इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गई हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में सीधी बात करनी चाहिए। वो ये करनी चाहिए कि जिसका जो दिल करता है वो करे, मजहब की तबलीग ना करे, उस मजहब को अपने 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 पास रखे। बरेलवी, देवबंदी, जो भी आखानी, फिर मसीही, फिर
हिंदू फिर सिख, इधर इस मुल्क में बहुत से लोग रहते हैं। आप जब इस तरह राग लापेंगे तो नफरत और तकसीम पैदा होगी। इससे कोई यूनिफाइड पाकिस्तानी एक जो कल्चर है वो नहीं बनेगा और ना ही हम प्रोग्रेसिव हो सकेंगे। अच्छा, आपके बाद जो है वो मौसीकी की दुनिया में एक बहरान आ गया। आप क्या समझते हैं वो मौसीकी की दुनिया में बहरान की वजूहात क्या थी? टैलेंट नहीं था या फिर टैलेंट पॉलिश होके उस तरह से नहीं आया आगे? मुझे लगता है कि क्योंकि डिजिटल सारा हो गया, तो सोशल मीडिया आ गया और सब कुछ, तो पहले एक छोटी सी इंडस्ट्री थी जैसे कैसेट और सीडीज की एक फैक्ट्रीज होती थी, वो बनाती थी। दूसरी तरफ एक रिलीजिंग कंपनीज होती थी, जैसे आपने सुना होगा नाम, आप तो छोटी हैं लेकिन शायद आपने देखी, सोनिक और साउंड मास, कैसेट्स होती थी, वो अलग वो रिलीजिंग कंपनीज होती थी। और प्लस फिर टेलीविजन था और फिर कुछ स्पॉन्सर्स थे, वो मिल मिला के एक छोटी सी इंडस्ट्री बन जाती थी। हुआ ये कि जब ये सोशल मीडिया आया ना, तो ये सारा पैटर्नेज खत्म हो गई। लोगों ने कहा कि बस न्यूज दिखाओ, ड्रामा दिखाओ, जो आपके सामने चल रहा है। म्यूजिक पीछे चला गया बैक बर्नर पे। तो फिर म्यूजिक जो लोग अब कर रहे हैं वो अपने पैसों से कर रहे हैं, उनको पीछे से कोई करने वाला नहीं है, सपोर्ट नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है, कोई नहीं है। और अगर है भी तो वो भी ऐसा ही है, जैसे वो भी मेरा नहीं ख्याल कि वो आम लोगों को आगे लेके आते हैं। ज्यादातर इलिटिस्ट किस्म का म्यूजिक है, इलिटिस्ट किस्म का आपकी इंडस्ट्री है। तो मेरा ख्याल है अब तो ये हाल हो गया कि अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। हालांकि मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भी अंग्रेजी बोलता हूँ, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा हूँ, लेकिन मैं ही समझता हूँ, क्योंकि मैं आम लोगों की बात करता हूँ, पाकिस्तान में 95% लोग जो है वो अंग्रेजी सही तरह नहीं बोल सकते, जो वो पूरी तरह बात नहीं कर सकते। नहीं, तो आप इतने बड़े गुलूकार रहे, तो आपने सियासत की बजाय ये क्यों नहीं सोचा कि आप एक म्यूजिक का जो है वो आप एक इंस्टीट्यूट बनाएं? क्योंकि मैं गुलूकार बाद में था, सियासतदान पहले था। मैंने तो सियासत ही करनी थी ना। मैं तो जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में था तो मुझे पता था मैंने सियासत करनी। म्यूजिक तो मैंने इसलिए किया था कि मैं लोगों के अंदर चला जाऊं, पॉपुलर हो जाऊं। मैंने चांस लिया था, मेरे सारे दोस्तों को पता है, मेरे घर वालों को पता ही है। उसके अलावा मेरा जो बैंड था जुपिटर्स, उसको भी पता कि मैंने असल बात काम ये करना था। तो इसके लिए मैंने चांस लिया, वो चांस अच्छा हो गया कि वो मेरा लक मेरे लिए फेवरेबल थी। तो आई कुड बिकम अ स्टार, जो भी आप स्टार कहते हैं, तो मैं तो लफ्ज की नहीं मानता। ऐसे जिसके ऊपर कैमरा लग जाए वो स्टार बन जाता है, जिस पर कैमरा ना लगे। अभी आप जब तक प्रोड्यूसर थी तो आप बैक एंड पे थी जी। अब आप स्क्रीन पे आ गई ना, कुछ अरसे के बाद लोग आपको बताना शुरू कर देंगे, आप तो यार आप तो बड़ी अच्छी हैं, आप तो आप अगर आपके ज़हन पे चढ़ गई ये बात, तो फिर ये इससे बड़ी हिमाकत क्यों नहीं होगी। अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी सीट पे कोई और बैठा हो ना, तो वो इसको कह रहे होंगे ये सारा कुछ। यानी ये आपके दोस्तों का कमाल है आपको इस तरफ कन्वर्ट करना। नहीं, मेरा मतलब ये है कि स्टार कोई नहीं होता, ये ड्रामेबाजी है सारी। मैं तो मानता ही नहीं उस चीज को। मैं तो इसको कमर्शियलिज्म और कैपिटलिज्म में जो एक कमोडिटी को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, मैं इसको पार्ट समझता हूँ। और तमाम आर्टिस्ट जितने भी ज्यादा दुनिया में है, वो एक्चुअली खुद प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। तो इसलिए कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है इसमें। ये बताएं कि कल के जवाद अहमद ने, जिसने गुलकारी की दुनिया में कदम रखा और अब सियासत की दुनिया में है, क्या फर्क है कल के जवाद अहमद और आज के जवाद अहमद में? कल का जवाद अहमद जो था ना, वो ज्यादा शायद मेरे अंदर, मैं सख्त बातें नहीं बोलता था लोगों को। शायद था? नहीं, सख्त बातें नहीं बोलता था। मैं सच बोलने की कोशिश करता था जितना मैं बोल सकता हूँ, और कुछ चीजें मैं जो नहीं बोल सकता यानी कम बोलता था, छुपा लेता था, मैं नहीं बोलता था, क्योंकि आप मुआशरे में रहते हैं तो। लेकिन सियासत इतनी अब हो गई है ना, इतनी हार्ड हो गई है, झूठ इतना ज्यादा है कि अब आपको बहुत सख्ती से बात करनी पड़ती है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके बगैर चारा भी नहीं है। चलिए माजी की कुछ यादें ताजा करते हैं। मौला मेरे दिल के अंदर, जब आपका गाना जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, तो एक स्टार बनने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी? खुशी का क्या आलम था? कोई खुशी का आलम नहीं था मुझे। यानी आपको कोई खुशी नहीं हुई कि आपका गाना हिट हो गया? आपको ना मेरी फैमिली से ज्यादा इंटरव्यू करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि किस तरह का आदमी है। मैं कहूंगा तो आप देखिए, मुझे कोई हमारा मजा आता है ना खुशी होती है। हाँ, ये होता है कि शुरू में बातें हैं तो आपको एक वंडर की एक कैफियत होती है कि अरे ये क्या हो रहा है। मुझे उस वक्त ही पता था कि ये सब बकवास है,
जिस आदमी को के ऊपर कैमरे लग जाते हैं वो कुछ बन जाता है, इसको नहीं लगे वो नहीं बन जाता। तो इसलिए ये तो टोटल ड्रामा है। मैं शोबिज होता क्या है, शोबिज होता है जो आप नहीं है ना वो आप दिखा रहे हैं, एक्चुअली होता है। आप लोगों के असल लाइफ जाके रहे हैं, उनके साथ सफर करें, उनको पता चल जाएगा। कहते हैं ना राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने, तो उनको पता होता है। तो मेरा ये है कि मुझे कोई शौक वौक नहीं है, ना तो फेम का है ना मुझे पैसे का है। मगर नाम तो आपने गुलकारी से कमाया ना, सियासत में तो आप बाद में आए। क्योंकि मुझे नाम बनाना था ना, कैसे और नाम बनाता फिर और कैसे करता। देखिए ना मेरे पास दो तरीके थे सियासत में आने के, या तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता। एक मिडिल क्लास का प्रोफेसरों की औलाद, एक लड़का जो इंजीनियरिंग की है, मिडिल क्लास का आदमी है, बड़ी मुश्किल से उसने मोटरसाइकिल पहले ली थी, उसने गाड़ी ली है, वो एक पीपल्स पार्टी या मुस्लिम नून में जाके या पीटीआई में जाके करेगा क्या? तो इसलिए वो मतलब वो क्या करेगा, वो उसके अंदर जाके ज्यादा ये कहेंगे कि यार आप जरा पढ़े लिखे हैं, जरा पॉलिसी के ऊपर ना जरा देखें कि क्या क्या एजुकेशन पे और हेल्थ पे। आप डिसीजन मेकर में नहीं आ सकते कभी भी, मिडिल क्लास कहाँ आती है। तो इसलिए मेरे पास दूसरा तरीका ये था कि मैं मशहूर हो जाऊं। जो शोहरत होती है ना आजकल की दुनिया में, वो आपको एक ऐसी पावर देती है जो आपको भी थोड़े अरसे के बाद एहसास होगा। फिर आपको देखना होगा कि उस पावर को अच्छा इस्तेमाल करना है कि बुरा। तो वो पावर आपको वही देती है कि आप बहुत सी चीजों के अंदर पॉजिटिव इंटरवेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इस तो सर्वाइवल मैंने ये किया। ओके, इस सर्वाइवल पीरियड में कभी आपको डिप्रेशन हुआ? नहीं, डिप्रेशन मुझे कभी नहीं हुआ। मुझे सेटबैक्स होते हैं, जैसे मैं काम करना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो हो जाए, लेकिन वो नहीं होता, मैं कहता हूँ ठीक है नहीं हुआ। नहीं, तो कभी ऐसा हुआ हो जैसे आप कह रहे हैं कि आप कुछ करना चाहते थे, नहीं हुआ, लेकिन वो करना बहुत जरूरी था, तो उसके बाद आप हिम्मत हार के बैठ के अब मैं क्या करूं? दुनिया में कोई चीज जरूरी नहीं होती इतनी ज्यादा। लोग जो है ना वो काम करते रहते हैं मेरे सामने, कहते हैं जी हमने बड़ा काम करना है बड़ा, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार काम जो है ना वो जितना मर्जी कर लो, आखिरकार काम फिर भी रहता है। लोग मर जाते हैं, लोग फिर भी पीछे काम करते रहते हैं, काम नहीं खत्म होता। इंसान को अपनी लाइफ को देखना चाहिए कि उसने बैलेंस करना है, माँ बाप को भी टाइम देना है, घर वालों को भी देना है। और फिर अगर आपने कोई गोल्स बनाए हुए हैं तो आप उन गोल्स के लिए बाय हुक और बाय क्रुक ना सब कुछ करें। आप बेईमानी ना करें, आप शॉर्टकट्स ना मारें। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अभी इमरान खान के साथ जो कुछ अभी हो रहा है, जो कुछ भी ये बंदा फेस कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। हर एक के साथ ये मिल के इसने सोचा बस मैं पावर में आ जाऊं किस तरीके से। तो फिर ऐसे ही होता है, अगर आप खुद अपनी दौड़ में लोगों को शामिल करते हैं और जितना मर्जी लंबा रास्ता, और ये भी सोच के कि कुछ ना भी हो सके मेरे से, मैंने करना ही है, जितना मर्जी लंबा रास्ता हो। इमरान खान साहब यही कहते थे, आप भी यही कह रहे हैं, कल को आपको भी किसी का कंधा मिल जाएगा, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, आप भी यू टर्न लेने शुरू कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर तो मैं बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी पार्टी में सबको पता है कि मैंने पार्टी बनानी है, मेरा रोल पार्टी बनाने का है। उसमें मेरे अपनी जो शोहरत है मैं इस्तेमाल करता हूँ। पहली दफा जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो वो भी मैं सिंबॉलिकली लड़ा था। मैं लड़ा था इमरान खान के सामने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने और शहबाज शरीफ के सामने। अब कोई जुनूनी या कोई बहुत ही प्लानिंग करने वाला आदमी इन दोनों में से एक कर सकता है ना। ये जुनूनी को पागल ही होगा ना जिन तीनों से लड़ेगा, भाई कैसे जीत सकता है। वो तीनों बड़ी पार्टीज के सरबराह हैं। आपने नई नई पार्टी बनाई है, 2018 में हमने पार्टी बनाई, जुलाई में मैंने इलेक्शन लड़ लिया। मैं लोगों को समझाता हूँ मैंने जीतने के लिए लड़ा ही नहीं था, मैंने पार्टी बनाने के लिए लड़ा था कि न्यूज बन जाए, ये न्यूज बने कि मैं पार्टी बना रहा हूँ। इसी तरह अब जो है मैं इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा। इलेक्शन लड़ेंगे वो लोग जिनके मसले हैं। मैं भूखा नहीं मर सकता इस मुल्क के अंदर। मैं इस मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा काम जो मेरे साथ लोग करना चाहें, मुश्किल है उनके लिए करना, आम लोगों के लिए कर सकते हैं। किसी को थप्पड़ मार दें वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, मुझे थप्पड़ मारेंगे उनको मसला पड़ेगा। चलिए जज्बात और एहसासात की पूरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे पता है आपने लाइट बातें करनी है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ जो है ना, मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि पावर मिले मुझे, पावर उनको मिलनी चाहिए जिनके मसले हैं। मेरे मसले नहीं है, मसले जिनके हैं उनको लेके नहीं आता कोई। इधर आखिरकार लोग कहते हैं जी हम गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और भाई आप एक काम करें, आप ना कुछ करें गरीबों के लिए, अब गरीबों को एम्पावर कर दें कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। तो बराबरी पार्टी इस असूल पे बन रही है। इसलिए मेरा कोई वजीर आज़म नहीं बनना, ना मुझे शौक है। और आखिरकार जो है वो लोगों को अगर हम कुछ बना सकें, इस पार्टी के अंदर लीडर्स बना सके, तो ये हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। चलें जज्बात और एहसासात की बात की, तो ये बताइए जवाद अहमद साहब को सबसे पहले मोहब्बत कब हुई और कैसे हुई और किससे हुई? तो
सारा वक्त ही कहते हैं ना मोहब्बत फाते आलम है, और वो लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। नहीं सियासी जवाब ना दें आप, इसका एग्जैक्ट जवाब दें। मैं वो वाली मोहब्बत के बारे में ना तो मैं बात करता हूँ, नहीं दिल का टूटा जवाब है उनका। मैं इससे बात ही नहीं करता, मैंने कभी भी नहीं की। क्यों बात नहीं करते आप इस पे? क्योंकि ये मैंने पॉलिटिक्स करनी है इस मुल्क में। मैं ये जो है ना थोड़ी सी गैर जरूरी चीजें होती हैं, ये तो मेरे करीबी दोस्तों को नहीं पता होंगी, तो मैं अपनी निजी लाइफ बिल्कुल अलग रखता हूँ। नहीं तो कोई आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ आप दिल की बातें शेयर करते हो? नहीं, मेरी इस तरह की दिल की बातें जो आप कह रही हैं वो नहीं मैं करता, क्योंकि हमारा मुआशरा जो है ना वो इतना कंजर्वेटिव है कि लोग जो है ना आपकी इस तरह की गुफ्तगू सुन के वो उनको आपकी कमजोरी की तरह अपने दिल में रख लेते हैं, और फिर कहीं ना कहीं ऐसे निकालते हैं कि आपके लिए मसला बन जाता है। अभी आप इस मुल्क के अंदर देखें जो मुताद लोग नहीं हैं और जो बड़े काम करना चाहते हैं, और अगर वो बाकी काम भी सब करी जा रहे हैं तो उनके आगे आता है कभी ना कभी वो, इसलिए मैं नहीं करता। जवाद अहमद का कोई ऐसा दोस्त हो लड़कपन से उसके साथ हो? बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, नाम ले। एक मेरा दोस्त जो है यासिर मजीद सिद्दीकी हैं, एक इमरान डार हैं, फिर बहुत सारे दोस्त हैं। पता क्या, अगर मैं नाम कुछ भूल जाऊंगा तो उल्टा मेरे लिए मसला होगा। मौसीकी की दुनिया में आपका दोस्त कौन है? शहजाद रॉय। शहजाद रॉय, शहजाद बड़ा अच्छा आदमी। आप उनके काम की वजह से कह रहे हैं या? नहीं काम वाम मुझे किसी का नहीं पसंद। काम मुझे तो किशोर कुमार पसंद है, तो किशोर कुमार के बाद मुझे तुफैल नियाजी पसंद है, मेहदी हसन साहब पसंद है, मुझे नूरजहां साहिबा, लता मंगेशकर। मैं इन लोगों को सुनता हूँ जो जिनको मैं टच भी नहीं कर सकता। तो सियासत में सबसे पसंदीदा सियासतदान कौन है? पसंदीदा सियासतदान पाकिस्तानी कोई भी नहीं है। पाकिस्तानी कोई सियासतदान आपका पसंदीदा नहीं? मैं उनके साथ चला ना जाता अगर मुझे पसंद होते तो। चलो इंटरनेशनली बता दें, इंटरनेशनली कौन है? इंटरनेशनली बनी सैंडर्स है, जो कि अमेरिका में एक लेफ्ट की बात कर रहा है और प्रोग्रेसिव बात कर रहा है, और अमेरिका में एक मुझे लगता है कि अगर वो पार्टी बना लेता, थर्ड पार्टी बनाने की कोशिश करता तो वो बना सकता था। यूथ बहुत थी उसके साथ, तो वो मुझे पसंद है इस वक्त। जवाद अहमद जो एक बड़ी सीरियस पर्सनैलिटी सियासत में भी और गुलकारी की दुनिया में भी सबके सामने आया, क्या ये जाती जिंदगी में भी ऐसे संजीदा है या फिर थोड़ा शरारती भी है? मैं जैसा अभी आपको लग रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता क्या लग रहा हूँ, ऐसे ही। तो बचपन में भी ऐसे ही संजीदा थे या कुछ शरारतें करते थे? कोई ऐसा वाकया जो आपको कभी याद आता हो? मैं शुरू से ही ना बहुत कोशिश करता था, बाद में मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया कि मैं अपने आप में रहूं। मैं ज्यादा खुलता नहीं था, खुलता मिलता था। मतलब आप अपने आप को एक डब्बे में पैक करके रखते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी लिमिट्स थी, बड़ी स्ट्रेट लिमिट। मिसाल के तौर पर मुझे कोई गाली नहीं निकाल सकता था, उसको पता था ये गाली नहीं सुनता, इसी तरह मैं गाली देता भी नहीं था। जब आप गाली सुनते ही नहीं है ना, तो गाली देते भी नहीं है। मैं बदजुबानी नहीं करता था। मैंने आपको अभी तो बताया कि मेरी सबसे बड़ा रिग्रेट इस वक्त ये है कि मुझे सख्त अल्फाज बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो बोलने पड़ते हैं। मैंने ट्राई किया है कि उसके बगैर बात कर सकूं। हमारी सियासत इस हद तक हार्ड हो चुकी हुई है कि अगर आप कहते हैं ना कि वो ये कर रहे हैं तो आपकी बात का असर ही नहीं है। आप कहते हैं ना वो कर रहा है तो आपकी बात का असर होता है, क्योंकि लोगों को पता लगता है कि अच्छा ये तो इस आदमी के बाकायदा खिलाफ है। अब जिसने उस आदमी के लिए स्टैंड लेना है या उसके खिलाफ लेना है वो आपको गौर से देखेगा। अगर आप कहते हैं कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि ये एक शरीफ सा डिसेंट सा आदमी है, बात कर रहा है। उनको ये पता नहीं लगता कि ये ही मीन्स बिजनेस, कुछ चाहता है। तो अच्छा, इज़्वाजी लाइफ के बारे में बताएं कि जवाद अहमद की शादी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज। मेरी वालदा साहब जो हयात थी उन्होंने 2008 में उनकी डेथ हो गई थी। 2006 में मेरी शादी हुई थी, तो उन्होंने वो चाहती थी कि हो जाए। आई मैरिड वेरी लेट। नहीं तो आप को शेर व शायरी से भी इतना लगाव था, आप खुद भी शेर व शायरी लिखते थे, ज्यादातर सॉन्ग्स आपने खुद लिखे हैं, तो कभी किसी को देख के दिल के तार नहीं बजे आपके? नहीं, मैंने तो आपसे कहा ना कि मैं कभी कह रहा हूँ कि ये चीजें फितरी नहीं है, ये चीजें होती नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं इससे बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि औरत और मर्द का जो रिश्ता है ना, जिसमें जो आप जिस मोहब्बत की आप बार बार बात कर रही हैं, मैं उसको हमारे मुआशरे में समझता हूँ कि वो कोई इतना अभी तक
इंसानी लेवल पे नहीं आया, क्योंकि जब तक आप बराबरी की बात नहीं करते या कम से कम बराबरी के साथ इंसाफ की बात नहीं करते दोनों जेंडर्स के साथ, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस हो दोनों को, वो अकेले अगर ना चाहे रह सके, हाँ अगर उनको लाइफ पार्टनर को मोहब्बत की वजह से बनाना है वो फिर बनाए, अदरवाइज वो अकेले भी रह सके, उनको रोक टोक ना हो, उनके साथ कोई जबरदस्ती ना हो, उनको कोई रास्ते में रोके ना, उनको इनसिक्योरिटी की फील ना हो, औरतों को मर्दों को दोनों को, और उनको सोशल प्रेशर ना हो बर्दाश्त करना पड़े, तो फिर मोहब्बत असल में होती है। अदरवाइज ये हमारे ज्यादातर जो रिश्ते हैं ना जो हम बनाते हैं, ये इसमें माल भी इन्वॉल्व होता है, इसमें प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होती है, और ये काफी हद तक इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, ये इतने इंसानी रिलेशंस नहीं होते। आपको पता है कि कमाऊ पूत किसको कहते हैं? कमाऊ पूत उसको कहते हैं जो घर में पैसे लेके आता है। अब वो हाल ये है कि अगर वालिदैन शुरू से बच्चों को कहते हो ना कि आप सच बोलें और आपने रिश्वत नहीं लेनी और आपने चोरी नहीं करनी वगैरह वगैरह, करप्शन नहीं करनी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब माँ बाप भी देखते हैं कि घर में खर्चा जो है वो लेके आ रहा है जो करप्ट है, वो लेके आ रहा है जो झूठ बोलता है। लेकिन आजकल तो ये देखा ही नहीं जाता कि आप कहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं, माँ बाप पूछते ही नहीं है, फैमिलीज बिल्कुल नहीं पूछती यही तो कि जरा आमदन क्या है, उन्हें बस ये पता है कि घर में आ रहे हैं ना, बस ठीक है। लेकिन अगर दूसरा जो है या बहन या भाई कोई भी, वो बहुत ही आराम से जिंदगी में बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं ज्यादा पैसे चाहिए, उनकी इज्जत भी नहीं होती। वो मैं ही तो आपसे कह रहा हूँ कि इंसानी रिश्ते जो है ना आपस में, उनका ताल्लुक हम कहते हैं ना प्रॉपर्टी रिलेशन, उसके साथ एक बंध गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक एक ऐसा मुआशरा नहीं बनता जिसमें एक जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको वो जो करना चाहता है उसको रियासत करने के मौके दे और उसको इनसिक्योरिटी को फील ना हो, तो उस वक्त तक इंसानी रिलेशंस में कहीं ना कहीं खोट रहता है। अच्छा, आप एक प्रोड्यूसर भी रहे, आपने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की, वो चली इतनी खास नहीं, लेकिन क्या अब कोई इरादा है आपका सियासत पे कोई फिल्म प्रोड्यूस करने का? मैं वैसे बिल्कुल करना चाह रहा हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन बहुत पैसे लगते हैं उसमें, और मैं इस टाइम पे क्योंकि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो वो स्क्रिप्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इन्वेस्टर नहीं है मेरे पास, और दूसरा है कि मैं शायद करना भी ना चाहूँ। अभी 2023 के इंतखाबात के बाद कुछ चीजें डिसाइड करेंगे पार्टी के लिए, उसके बाद मैं देख सकूंगा, क्योंकि अभी हम 2023 में ही चाह रहे हैं कि हम पार्टी का नाम ज्यादा से ज्यादा घरों में ले जाएं पाकिस्तान के। तो आप फिल्म का नाम क्या रखेंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता। नाम फाइनल है? नहीं, अभी फाइनल भी नहीं है एक्चुअली, स्क्रिप्ट फाइनल है। हमारा जो राइटर है उसने खुद ही एक नाम रखा हुआ उसका, जो उसका स्क्रिप्ट है। अच्छा। लेकिन वो मैंने खुद असल में लिखवाया था एक आइडिया के ऊपर स्क्रिप्ट, तो उसका स्क्रीन प्ले एक्चुअली बना हुआ है। अच्छा। लेकिन उसका नाम फाइनल नहीं किया अभी। अच्छा, ये बताएं कि जवाद अहमद के पास दो पार्टीज के ऑप्शन हो कि एक के साथ इत्तेहाद करना है, तो किसके साथ करेंगे? पीटीआई या फिर मुस्लिम लीग नून? किसी के साथ भी नहीं, हम तो इत्तेहाद करेंगे, किसी सूरत में भी नहीं करेंगे, चाहे हमें एक सीट भी ना मिले। बगैर इत्तेहाद के आप कैसे चलेंगे? तो नहीं चलेंगे, फिर हमने उनको ठेका थोड़ी दिया हुआ है। इस मुल्क में ये तो प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि खुदा ने उनको ठेका दे के भेजा है। खुदा ने किसी को ठेका नहीं दिया, कोई इतना बड़ा नहीं है। इधर अंबिया अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने जो कर सकते थे किया, चले गए। इधर बड़े बड़े वली आए, इधर बड़े बड़े इनकलाबी आए, जो कर सकते थे वो करके चले गए। इससे ज्यादा इंसान अगर कुछ करने की कोशिश करता है, फिर उसके लिए सर धड़ की बाजी इस तरह लगाता है कि जो गलत सही काम है सारे करता है, तो ये बड़ी गलत बात है। ठेका नहीं हमने लिया हुआ, ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी बाद में भी। अच्छा, आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन सी है पाकिस्तानी? महविश हयात या मायरा खान? अच्छा, आज हाँ, की जो है आज की सारी अच्छी है, मैं किसी को नहीं कहता ज्यादा अच्छी। आपकी दोस्ती किसके साथ? नहीं, मेरी नहीं दोस्ती किसी के साथ, किसी के साथ भी नहीं है। कोई सियासतदान जो आपको इम्प्रेस करती हो कि ये बड़ा अच्छा बोलती है, बहुत अच्छी स्पोक्स पर्सन है किसी पार्टी की? मुझे एक्चुअली सही बताऊं तो आप बताएंगी, नाम कुछ लेंगी तो? शर्मिला फारूकी? नहीं, फिर वही बात है ना कि आप जो सवाल पूछ रही हैं वो शर्मिला फारूकी देख लें तो समझेंगी कि मैं उनको पसंद नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, तो सारी ठीक है। मरियम नवाज? वो भी ठीक है। वो बात ये ना कि आप लड़ किस चीज के लिए रहे हैं।
एक होता है इमेज बनना, इमेज तो वो सारे बने हुए हैं। हिना रबानी खर, मरीम नवाज और हिना रबानी खर दोनों, एक सरमायादार की बेटी ना हो और एक जागीरदार की बेटी ना हो, उनकी क्या वर्थ है, उन्होंने अपने अपने बलबूते पे क्या किया है। आपने अपनी पार्टी में कोई खतून रखी है स्पोक्स पर्सन? हमारी पार्टी के जो वाइस चेयरपर्सन है वो खातून है। वाइस चेयरपर्सन जो है वो खतून है। सही हो गया। कोई ऐसी आदत जवाद अहमद की जो बहुत अरसे से आप सोच रहे हों कि ये मेरी पर्सनैलिटी में नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या आदत है जिसको आप अभी तक तब्दील नहीं कर सके? गुस्सा थोड़ा सा आ जाता है कई दफा, ये है। और मैंने जैसे आपको कहा कि अभी आजकल मुझे कई दफा कोई पॉलिटिकल टॉक हो, स्पेशली ऑन टेलीविजन, तो मुझे कई दफा बड़ा सख्त बोलना पड़ जाता है। उसकी वजह होती है कि लोग बदतमीजी बहुत करते हैं। आप अपनी बात करें वो बदतमीजी शुरू कर देते हैं, तो बदतमीजी का जवाब फिर दो होते हैं, या तो आप उसको मारें, जवानी में तो मारते भी थे, कोई भी मार सकता है भाई, बदतमीजी तो नहीं बर्दाश्त होती ना इंसान से जब आप खुद बदतमीजी ना करते हो। जवाद अहमद का नहीं, एक पूरी बात तो इसका जवाब ले लेना, ये तो आधी बात है। तो इसलिए फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको ऊंची आवाज में उसे सख्त अल्फाज बोलने पड़ते हैं, आप गाली ना भी दें तो आपको बोलने पड़ते हैं। तो ये एक अजीब एक मुसीबत है जिससे मैं अभी गुजर रहा हूँ इस वक्त। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं इमरान खान को गाली दिए बगैर जो जो कह सकता हूँ मैं कहता हूँ। मैं अभी इस हद तक चला गया हूँ कि मैं उनको उसको गंदा और खलीज आदमी कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसने पूरी पॉलिटिक्स से तबाह कर दी हर चीज। उस आदमी ने अपनी अना की खातिर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हर लिहाज से, और उस पर उसको फलसफा भी नहीं है, वो झूठ बोलता है हर बात पे, वो मुनाफिक है बहुत बड़ा। तो अब मैं जब भी बोलता हूँ तो मेरा दिल नहीं करता था कि मैं ये बोलूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं बता नहीं सकता लोगों को कि ये कौन आदमी है, कि कितना फजूल आदमी है, कितना घटिया आदमी है। तो मुझे लफ्ज़ बोलूंगा तो पता चलेगा ना कि मैं किसको क्या समझता हूँ, और उसके फिर मैं रैशनल दूंगा कि मैं क्यों ऐसा समझता हूँ। अब हमारी बात चूंकि कम सुनी जाती है, हमारी पार्टी अभी इमर्जिंग है, तो हमारे टिकट नहीं चलते मरीम नवाज की तरह के। मरीम नवाज बैठ गई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बैठ गए, और वो क्या नाम है इनका, फवाद चौधरी बैठ गए, और वो चलने शुरू हो गए टिकट जी। उन्होंने ये कह दिया, ओ भाई आप हैं कौन सारे, आप कौन है? आपने तो अपने बलबूते पार्टी तक नहीं बनाई कोई, आप तो अपनी पार्टियां बनी हुई और भी आपके वालिदैन या जिनकी आप खुशामद करते हैं उनकी वजह से आप बैठे हुए सीट पे। जिस दिन वो आपकी खुशामद खत्म होगी, आपके वालिदैन हट जाएंगे, आपकी सीट भी हट जाएगी और माइक भी हट जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हमारी पार्टी को ज्यादा सख्त पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी कुछ अर्सा। जवाद अहमद का अपना पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरा अपना गाना मेरा है लाई में ऊंचिया नाल यारी वे मैं हानी वासाई। बस फिर गुनगुना के सुना दें हमें आज। ये वाला? हाँ, काफी अरसा हो गया आपकी ज़बान से। अगर गुनगुना के सुनाना है ना तो मेरे पास कमर्शियल गाने मेरे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जो उनको पसंद है। सुना दे जो आपका दिल करे। मैं वो पाकिस्तान के लिए सुना देता हूँ आपको, जब लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। ठीक है। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनिए रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बढ़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। वाह जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके मोबाइल पे वॉलपेपर किसकी तस्वीर है? नहीं, तस्वीर नहीं है उसपे। क्या है, दिखाएं आज जरा कैमरे पे। नहीं वो है कोई, वो नहीं होता क्या? घड़ी है, मतलब क्लॉक है। अच्छा। और डेट है, और एक वो जो ऐसे कोई आईफोन के ऊपर एक वो चीज बनी होती है डिजाइन सा। अच्छा ठीक हो गया, तस्वीर नहीं है। अच्छा वैसे आज शादियों का सीजन है तो हम चाहेंगे कि क्लोजिंग जैसे मैं कर लूं तो आप जरा उस गाने को गुनगुना दें। थैंक यू जवाद साहब
कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए और आज आपने थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से कुछ हमसे चिटचैट की। इसके साथ ही मुझे इजाजत है, मगर जाते जाते जवाद साहब हमें मेहंदी का गाना, क्योंकि आज का शादियों का सीजन है, तो हमें गुनगुना के सुनाएंगे। अल्लाह हाफिज। गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महकार, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवा। गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार।